जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना साइंस की एनसीईआरटी सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं और अभी तक आपका 30 नंबर तक यानी कि 30 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये लेक्चर नंबर आपका जो है 31 है, ठीक है ना। आज के इस 31वें लेक्चर में हम लोग जो सीखेंगे वो पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। जस्ट अभी 30वें लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बताया था, यानी कि कोशिका के बारे में। आज ये आपका 31वां नंबर का चैप्टर है जिसमें हम लोग ऊतक को पढ़ेंगे, टिश्यू को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को बता दो कि ये जो सीरीज़ है 55 दिन की सीरीज होने वाली है, जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक की एनसीईआरटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तीसरा पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो और अगर किसी को ये ढूंढना है कि सर ये चैप्टर एनसीईआरटी के किस क्लास में मिलेगा, तो ये आपको क्लास 9th में मिल जाएगा, टिश्यूज चैप्टर के नाम से मिल जाएगा। आई थिंक चैप्टर नंबर 6 होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाइए एक एक टॉपिक को अपना आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए जो लोग कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिलेट करके होता है, ठीक है ना। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ऊतक होते क्या है, यानी कि टिश्यू कहते किसको है, ठीक है, तो ये बने ही होते हैं सेम टाइप की कोशिकाओं से मिल करके। तो कोशिका की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। इनका कहने का मतलब होता है, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। टिश्यू चैप्टर जो है, यानी कि टिश्यूज़ किसे कहते हैं या ऊतक किसे कहते हैं, अगर सिमिलर टाइप के कई सारी सेल को मिला दिया जाए तो उससे क्या बनता है, ऊतक बनते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये छोटी छोटी कई सेल्स हैं, इस तरीके से अगर सेम टाइप के सेल को एक साथ मिला लिया जाए तो ये आपका जो बन जाता है वो ऊतक कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे मोटा मोटा याद रखो। सबसे छोटा होता है क्या, उसको हम कोशिका बोलते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहते हैं। कई सारी सिमिलर टाइप की कोशिका मिल गई तो ऊतक बन गया। और कई सारे ऊतक मिल करके क्या बना लेते हैं, शरीर के अंग बना लेते हैं। और कई सारे अंग मिल करके पूरी शरीर बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चलता है। बात समझ में आ गई। तो अब आ जाइए मैं आपको बुकीज लैंग्वेज भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए कह रहा है एक समूह कोशिकाओं का जो समान उत्पत्ति के होते हैं और एक विशिष्ट कार्य करते हैं ऊतक कहलाते हैं। तो एक समूह होता है कोशिकाओं का जो समान मतलब एक जैसे गुणों को दिखाते हैं, और उन्हीं के एक समूह बंच को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ऊतक बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें से 2 चीजें, क्या, एक तो जंतु ऊतक मतलब कि ह्यूमन के ऊतक या जंतुओं में जो ऊतक पाए जाते हैं, एक पढ़ेंगे पादप ऊतक, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें आप लोगों से टाइप ऑफ टिश्यूज़ की, तो यहाँ पे मुख्यतः हमें जो पढ़ने हैं 2 तरीके के टिश्यूज़ पढ़ने हैं। एक प्लांट टिश्यूज़ के बारे में जिसको कि पादप ऊतक आप लोग कहते हो, दूसरा एनिमल टिश्यूज़ जिसको कि जंतु ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। तो 2 तरीके के पढ़ेंगे, दोनों में क्या क्या नाम मैं ले रहा हूँ उनको जरूर याद रखना, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, अपना पहला टाइप पकड़ लेते हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, प्लांट टिश्यू। अब ये प्लांट टिश्यू फर्दर 2 जगह में डिवाइड होगा। किसमें, पहला इसका पार्ट आता है विभाज्य ऊतक, दूसरा आता है स्थिर ऊतक। अरे समझो, ये मान लीजिए प्लांट ऊतक है, ठीक है ना, प्लांट टिश्यूज है, ये टूटका है 2 भागों में, ठीक है। एक आता है आपका विभाज्य ऊतक, मतलब कि मेरिस्टेम वो बोला जाता है, हाँ मेरिस्टेमेटिक बोला जाता है टिश्यूज, या फिर विभाज्य ऊतक कहते हैं। दूसरा आपका आता है परमानेंट टिश्यूज जिसको अस्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है ना। तो बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक क्या होता है यानी, और उसके बाद परमानेंट के बारे में चलेंगे। 2 तरीके के ऊतक होते हैं। चलिए तो पहला शुरू करेंगे हम लोग इसमें, क्या, विभाज्य ऊतक के बारे में पहला। अब विभाज्य ऊतक क्या होता है उसको अच्छे से समझिए पहले, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये ऊतक विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाने की क्षमता रखते हैं। बात समझे, क्या होता है, ये जो विभाज्य ऊतक होते हैं कोशिकाओं का डिवाइड करके नए कोशिका बनाने का प्रवृत्ति को शो करते हैं। तो बात समझ आएगी। तो विभाज्य ऊतक की क्षमता क्या होती है, नए कोशिका बनाने की क्षमता होती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात होगी, दीज टिश्यूज हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। तो ये बात समझ गए। अब इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूं, इसके अंदर विभाज्य ऊतक के अंदर ना मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये 2-3 तरीके के होते हैं। मुख्यतः हमें 3 तरीके के विभाज्य ऊतक पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और क्या लिखा है, ये पौधों के बढ़ने वाले भागों में पाए जाते हैं, जैसे कि जड़ की नोक और तने की नोक। सुनो, विभाज्य ऊतक मैं समझाता हूँ एक फोटोग्राफ से, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जैसे फोटो है,
मान लीजिए ये प्लांट टिश्यूज हम पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यूज में भी घुस करके पढ़ रहे हैं कौन सा, विभाज्य ऊतक के बारे में। एक तो स्थिर ऊतक है, एक विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक जो होता है पौधों के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एक तो इनके फुनगी के ऊपर, मतलब पौधों के एकदम ऊपरी भाग में, और एक पौधों के सबसे निचली भाग में पाया जाता है, ठीक है ना। और एक अंतर्वृष्ट होता है जो अंदर पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, ये अंदर अंदर पाए जाते हैं। सुनो, इसको बोला जाता है जो सबसे ऊपर पाया जाता है क्या है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक बोलते हैं, ठीक है ना, जो शीर्ष में पाया जाता है। ये क्या काम करता है, पौधों को ग्रोथ करने के लिए, लंबाई के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। पौधा कितना लंबा होगा, कितना लंबा नहीं होगा, उसकी लंबाई कब तक बढ़ेगी, कब तक नहीं बढ़ेगी, ये डिसाइड करता है शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक करता है, ठीक है ना। बात समझ गए। तो 3 तरीके के हमें ऊतक पढ़ने हैं इसके अंदर। किसके, विभाज्य ऊतक के अंदर 3 तरीके के। एक होता है आपका शीर्षस्थ वाला, और एक होता है पार्श्व वाला, और एक अंतर्विष्ट वाला होता है। पहले फिगर से समझ लो, अभी डिटेल में बताता हूं दोनों लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होता है, ये इसकी लंबाई में वृद्धि में काम आता है। ये ऊपर भी पाया जाता है, नीचे भी पाया जाता है, क्योंकि पेड़ पौधे ग्रोथ नीचे जमीन में भी उनकी जड़ें करती हैं, और साथ ही साथ उनके ऊपर देखते होगे टिनुई बोलते हैं गांव में, वो भी इसमें होता है, ठीक है ना। तो ये समझ गए। अच्छा, अब एक आता है आपका पार्श्व विभाज्य ऊतक। पार्श्व विभाज्य या लेटरल की बात करें तो ये देखिए किनारे पे पाया जाता है। ये क्या काम करता है, पौधों की तना, मतलब जो मोटा वाला पार्ट होता है उसको, और साथ ही साथ जड़ों को फैलाने का काम करता है। जैसे कोई पौधा बहुत मोटा होता जाता है तो क्यों होता है, इस तरीके से उसकी मोटाई बढ़ती जाती है, वलय निकलते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये काम कौन करता है, पार्श्व विभाज्य ऊतक, लेटरल मेरिस्मेटिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, और अंतर्वृष्ट विभाज्य ऊतक क्या होता है, ये बीच बीच में कहीं कहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो इसके मोटापे के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। और शीर्ष वाले जो लंबाई वाले होते हैं छोटी घासों में पाए जाते हैं। कई बार आप देखते होंगे ना, जैसे बरसीम वगैरह हो गया, तो छोटी घासें होती है, अगर उनको काट लिया जाए फिर भी वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, जल्दी से बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर अंतर्वृष्ट विभाज्य ऊतक ज्यादा प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गए। तो हम आपको जो समझाना चाह रहे थे उस पर समझो पहले, ठीक है ना। मैंने कहा जो पौधे प्लांट टिश्यूज पाए जाते हैं वो मुख्यतः 2 तरीके के, एक विभाज्य ऊतक और एक स्थिर ऊतक। विभाज्य ऊतक के मैंने 3 अंदर कंपोनेंट बताए, जो एक शीर्ष में जो उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, एक जो उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। ये समझ गए। आ जाइए, अब मैं एक एक करके अच्छे से क्लियर आउट करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए, ये देखिए, ये कुछ देखिए काट के जो वृक्षों को काटा जाता है, ये वलय बनता है, उसका फोटोग्राफ्स है, ये एनसीईआरटी में है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको पहले समझाऊंगा एपिकल मेरिस्मेटिज्म, ठीक है ना। मेरिस्टेम बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक क्या होते हैं, ये पौधों की लंबाई यानी कि ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, जड़ों और तनों की नोक पर पाया जाता है और लंबाई बढ़ाने में सहायता होता है, ठीक है। तो आपको ना नाम याद रखना है और काम याद रखना है। आपसे पूछेगा कि विभाज्य ऊतक में शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक का क्या काम होता है और कहाँ पाया जाता है, तो कहना पौधों के ऊपरी भाग में और जड़ वाले भाग में पाया जाता है, जो इसकी ग्रोथ में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब मैं दूसरा आपको बता देता हूं। इसका सेकंड पार्ट ए हो गया, ये ना पेन कहाँ चले, हाँ ये ए हो गया, ये बी पार्ट लेटरल मेरिस्मेटिज्म, ठीक है ना। मेरिस्टेम बोलते हैं, वैसे ये स्टेम की स्पेलिंग होती है। पार्श्व विभाजन ऊतक। पार्श्व विभाजन ऊतक क्या होता है, पार्श्व विभाजन ऊतक ये देखिए तनों और जड़ों के किनारों पे पाया जाता है। जैसे ये पेड़ बनाया था ना, तो यहाँ पे पाया जाता है तने में, और मतलब जो मोटापा होता है इसी की वजह से बढ़ता है और मोटाई बढ़ने में सहायता करता है। तो पूछेगा कोई पेड़ पौधा मोटा हो रहा है, उसके पीछे उसका कौन सा टिश्यू जिम्मेदार है, तो विभाज्य ऊतक का पार्श्व वाला यानी कि लेटरल मेरिस्मेटिज्म होता है जो, ठीक है ना, वो जिम्मेदार होता है, पार्श्व विभाजन ऊतक जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए, हमने ये देखिए यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी में फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, आपसे इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये बस देख लीजिए कि ऊतक दिखते कैसे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 2 मैंने बता दिया, एक बता दिया आपको कौन सा एपिकल वाला, एक बता दिया लेटरल वाला। एपिकल क्या काम करता है, लंबाई में वृद्धि करवाता है। लेटरल क्या करता है, उसकी जड़ और तने को मोटा करवाता है। 2 काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए एक आता है अंतस्थ विभाज्य ऊतक, ठीक है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या काम करता है, ये देखिए पत्तियों के आधार और
पार्श्व संघों में पाया जाता है और पत्तियों व शाखाओं में वृद्धि में सहायता करता है। ये जो मैंने बताया ना, ये छोटे पौधों में ज्यादा पाया जाता है, शाक सब्जियों में। जैसे बरसीम बताया ना, ये देखिए कह रहा है पत्तियों व शाखाओं में वृद्धि, तो बरसीम एक तरह से देखोगे पत्ते जैसा ही तो होता है। उसमें एक बार बरसीम आप काट लेते हो, फटाफट से फिर बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है कौन सा? इंटरकलरी मेरिस्मेटिज्म ऊतक पाया जाता है, अंतस्थ विभाजन ऊतक पाया जाता है। तो तीनों हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। देखिए प्लांट टिश्यूज हमने बताए दो तरीके के, विभाज्य वाला और परमानेंट। विभाज्य के अंदर मैंने 3 नाम गिनवाए। कौन कौन से नाम गिनवाए हैं? एपिकल यानी कि जो शीर्ष वाला था, जो लंबाई में बढ़ाने में काम देता था। दूसरा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कौन सा, एक मिनट, नाम यहाँ पे इनके थोड़े से नाम आप लोग भी याद रखना। हाँ, पार्श्व वाला, लेटरल की बात कर रहा था मैं। दूसरा आपका आ जाएगा लेटरल, जो कि तना और जड़ों को मोटा बनाने में मजबूत करता है। तीसरा आपका आ जाता है इंटरकलरी, यानी कि जो पौधों और पत्तियों की ग्रोथ में मदद करता है, जो उसके अंदर पाया जाता है। तभी आप लोग देखेंगे घास वगैरह होती है ना, अगर जानवर चर भी जाते हैं ना, फिर भी वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, बात तीनों समझ में आ गई। चलिए यहां से देखिए, स्क्लेरेनकाइमा और कैलेनकाइमा ये तो अभी बताऊंगा। यहाँ पे इसके देखिए फोटोग्राफ्स लगे, एनसीईआरटी की फोटो थी तो यहाँ लगा दी गई है। चलिए, अब हमने जब पौधों वाले में एक तरीके का पढ़ लिया विभाज्य ऊतक, अब दूसरा पढ़ेंगे परमानेंट, यानी कि परमानेंट टिश्यू, अस्थाई ऊतक। कुछ ऊतक होते, देखिए जो विभाज्य ऊतक होते हैं ना, वो विभाजित होते रहते, टूटते रहते, इसीलिए पौधे, पेड़ पौधे क्या होते हैं, जीवन पर्यंत ग्रोथ करते रहते हैं। कभी भी उनकी ग्रोथ रुकती नहीं है, वो मोटाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं, इंसान जो होता है एक एज के बाद रुक जाता है उसकी हाइट, लेकिन पौधों की जो हाइट होती है और उसकी जो मोटाई होती है वो हमेशा देखोगे बढ़ती रहेगी। छाया वगैरह हर तरीके से चौतरफा विकास उनका होता रहता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना विभाज्य ऊतक पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी ऊतक की बात कर लेते हैं। अस्थायी ऊतक कैसे होते हैं उनको समझिए। ये ऊतक विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखिए ये ऊतक विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं और एक विशिष्ट कार्य करते हैं, जिस जो काम इनको मिल जाएगा बस वही काम करेंगे और कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा इनमें देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। जैसे विभाज्य ऊतक में 3 नाम आया था, उसी तरीके से परमानेंट टिश्यूज यानी कि अस्थायी ऊतक में भी हम 2-3 नामों को जानेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें अगर हम पहले बात करते हैं अस्थायी ऊतकों में, पहला आ जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक क्या काम करता है? केवल एक प्रकार की कोशिका से बना होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक सिंपल टाइप की कोशिका से बना होता है। अच्छा, बी वाला आपका आ जाता है जटिल अस्थायी ऊतक। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आते हैं। देखिए अस्थायी ऊतक में भी 2 तरह के हमको पढ़ना है। कौन कौन सा? एक तो सिंपल वाला और एक जटिल वाला। अब हम फिर देखेंगे इनके अंदर क्या क्या आते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर छोटा सा है। आपको पादप और जंतु 2 ही के बारे में पढ़ना है, टिश्यूज के बारे में। बस नाम थोड़े से कठिन है, याद कर लो, ठीक है ना। तो अस्थायी ऊतक में 2 आ गए, सिंपल और सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक जटिल परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। चलिए तो जटिल वाले में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, फिर अभी ये फिगर काम आएंगे। पहले इनके कंटेंट नीचे दे रखा है। देखिए एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के जो बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जटिल वाले होते हैं, ठीक है ना। ये काम करते हैं। अब आ जाइए, मैं सिंपल वाले में थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए सिंपल वाले के अंदर कौन कौन से आते हैं, यानी कि सरल अस्थायी ऊतक में कौन कौन से आते हैं? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या काम करता है? ये पतली भित्ति होती है। जैसे क्या होगा, जैसे आप लोग पेड़ देखते होंगे ना, पेड़ की छाल होती है, किनारे किनारे पे इसकी छाल बनी होती है, ठीक है ना। कुछ पौधों की हरी छाल होती है, कुछ कठोर होती है। ये पैरेनकाइमा की वजह से होता है, ठीक है ना, जिसको कि मृदु ऊतक बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं जो भोजन संग्रह करती हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं। तो देखिए क्या होता है, कई बार आप देखोगे हरे पेड़ पौधे होते हैं तो वो इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो ये भोजन स्टोरेज का भी काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं बोलूं परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट में भी कौन सा? सरल वाले परमानेंट, मतलब कि सिंपल परमानेंट, उसके अंदर कौन से नाम आ जाएंगे? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा मतलब क्या काम करता है? ये छाल वगैरह, पौधे की जो छाल होती है, कवर होता है, उसके निर्माण में सहायता करता है। बात समझ में आ गई। चलिए उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका कोलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं। कोलेनकाइमा की वजह से ही आप देखते होंगे ना, अगर हवा वगैरह चलती है तो टहनियां यूं करके लचक जाती हैं, अदरवाइज वो टूट जाए। जैसे कुछ पेड़ होते हैं जिनके अंदर कोलेनकाइमा की मात्रा अगर कम है
तो वो क्या काम करते हैं, थोड़ी सी आंधी आती है तो वो टूट जाते हैं। गांव में बोलते हैं बहुत आरर पेड़ है, जैसे जामुन वगैरह बहुत जल्दी टूट जाते हैं। जिस जिस पौधे के अंदर कोलेन काइमा ज्यादा होगा वो उसके अंदर लचीलापन अधिक होगा। बात समझ गए? ठीक है, तो ये समझ गए। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर हम पढ़ रहे थे सिंपल टिश्यूज, तो सिंपल परमानेंट में हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा, कोलेन काइमा। ये पौधों को यांत्रिक सहायता और लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है ना, तो बाहर से यांत्रिकी सहायता और लचीलापन देता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। अब तीसरा इसमें और आता है क्या, स्केलेन काइमा आता है आपका, स्क्लेरेन काइमा बोला जाता है इसको, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही नाम है। ये क्या काम करता है, ये मोटी कोशिका भित्तियों के कारण पौधों को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। ये जैसे क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे नारियल वगैरह का ऊपरी पार्ट देखते होंगे बहुत कठोर होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्क्लेरेन काइमा अधिक होता है। तो स्क्लेरेन काइमा की वजह से क्या होता है, जो पौधों के फलों या पौधों के मजबूत स्ट्रांग पार्ट बनाने में ये मदद करता है, ठीक है ना, जो कि स्ट्रांग तरीके से खड़ा रहने में भी मदद करता है। इतनी बात समझ गए आप लोग, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल वाले में 3 नाम याद रखोगे, पैरेनकाइमा जो छाल वगैरह बनाता है और भोजन स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद कोलेनकाइमा जो क्या काम करता है, लचीलापन देता है, सहायता देता है। तीसरा स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा क्या काम करता है, कठोरता देता है और बाहरी आवरण बनाने में, ठीक है। बात समझ में आ गया, नाम पता रहेगा तो आंसर कर पाओगे, ठीक है ना। ये सारा का सारा एनसीईआरटी फैक्ट है आपका। तो नाम तो देखिए याद करना पड़ेगा, मैं खुद बार बार भूल जाता हूँ, इतने टफ नाम है ना, कई बार मैं याद करता हूँ फिर भी भूल जाता है। हिंदी वाले याद रह जाते हैं, कभी इंग्लिश वाले भूल जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, बार बार करते करते याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल टिश्यूज समझ लिए। अब हम कॉम्प्लेक्स वाले की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिसको कि जटिल अस्थायी ऊतक बोलते हैं। अब जटिल अस्थायी ऊतक मुख्यतः हमें 2 तरीके के पढ़ने होते हैं, इनके भी नाम याद रखो। जैसे सिंपल वाले में 3 नाम याद रखाया था, बोलो एक बारी मेरे साथ तीनों नाम, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। नाम अगर याद है तो हो जाएगा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा छाल वगैरह बनाने में, भोजन संग्रह में, कोलेनकाइमा लचीलापन लाने में, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा बाहर से बाह्य आवरण को मजबूती देने में। ये याद हो गया। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट में आ जाते हैं, 2 नाम याद रखो, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, 2 नाम ये याद रख लो, ठीक है ना। तो एक आपका हो जाता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के इनके काम क्या है, जैसे उनके तीनों को काम हमने देख लिए थे, इनके काम देखते हैं। तो इनके काम होते हैं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पानी और खनिजों को परिवहन करते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे अगर ये पेड़ है एक, ठीक है ना, ये एक पौधा है, तो इधर इसकी जड़ें हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर जाइलम पाया जाता है। जाइलम ऊतक क्या काम करता है, नीचे से जल और पोषक पदार्थ ले जाकर के ऊपर पत्तियां टहनियां हर जगह पहुंचाते हैं। तो कैसे याद रखोगे, जा से जाइलम, जा से जल परिवहन, ठीक है, क्या याद रखोगे, जा से जाइलम, जा से जल परिवहन का काम करता है। तो जाइलम ऊतक क्या काम करता है, पौधों में जड़ों से लेकर के ऊपरी पार्ट तक जल को फ्लो करवाने में काम करता है, पोषक पदार्थों को फ्लो कराने में काम करता है, याद रखोगे ना, ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है फ्लोएम, जाइलम हो गया, उसके बाद फ्लोएम आ जाता है। जैसे जा से जाइलम जल ले जाने का काम कर रहा था, वैसे फा से फ्लोएम याद रखो, फा से मतलब फूड भी होता है। तो ये ऊपर से ना फूड बनवा करके पत्तियों के माध्यम से जब फूड बन जाएगा तो उसको नीचे लेके आएगा। कई जगह आपको फूडों का संग्रह भी दिया होगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या रखा है, फ्लोएम में पत्तियों से पौधों के सभी भागों तक भोजन परिवहन में सहायता करता है। तो मैंने बताया, अगर आपसे पूछेगा कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के किस प्रकार में आते हैं, तो बोलना कॉम्प्लेक्स और परमानेंट होते हैं। ये परमानेंट होते हैं, हर पौधे में ये होना चाहिए, अदरवाइज पौधा सूख जाएगा। भाई आप सोचो, नीचे से कोई पानी ले जाने वाला ना हो, ऊपर से भोजन लेके आने वाला ना हो, तो पौधा तो सूख ही जाएगा। इसीलिए इसको परमानेंट की कैटेगरी में रखा गया। बात समझ गए ना। तो 2 तरीके के परमानेंट टिश्यूज, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ये 2 नाम याद रख लोगे। सिंपल परमानेंट में आपको मैंने बताया था कौन से, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, तीनों वो नाम याद रखोगे, उनके काम भी याद रखोगे। नाम का ही खेल है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने आपको प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा दिया। एक बार मैं जाइलम फ्लोएम का फोटो दिखा देता हूं, ये देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे देखिए। अब देखिए पेड़ पौधों को काट करके अंदर से फोटोग्राफ्स होंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, ये देखिए फ्लोएम सेक्शन को दे रखा है, सभी कोशिका में कैसे कैसे फूड को संचार करता है। ये जाइलम वाले का दे रखा है, तो बस आप फोटो एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। जल कैसे लेके जाता है और वहाँ से फ्रूट्स या मतलब भोजन कैसे लेके आता है, फूड, ठीक है।
तो अब हमने पढ़ लिया आपका कौन सा, पौधों के टिश्यूज के बारे में, प्लांट टिश्यूज पढ़ लिया, ठीक है ना। तो एक बार जरा मुजवानी जरा याद करवा के दिखाओ, किसको किसको याद है। प्लांट टिश्यूज मुख्यतया दो तरीके से, कौन सा, विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्य ऊतक में मैंने 3 नाम याद रखवाए थे, आपको याद आ रहा है ना। जो एक एकदम शीर्ष में पाता था, जो लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार था, एक लेटरल था जो कि उसका चारों तरफ से वृद्धि के लिए, और एक अंतःवृष्ट था। 3 वो नाम याद कराया था जो कि विभाज्य ऊतक की कैटेगरी में आता है। फिर उसके बाद आपका आ गया था कौन सा, परमानेंट टिश्यूज। उसके अंदर भी 2 भाग थे परमानेंट, सिंपल परमानेंट और जटिल परमानेंट। सिंपल परमानेंट में 3 नाम याद रखाया था, क्या, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में 2 नाम याद रखाया, जाइलम और फ्लोएम। इतना अगर याद हो गया तो प्लांट टिश्यूज आपका कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल टिश्यूज, मतलब जंतु ऊतक के बारे में। इसमें आपको मुख्यतः 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। क्या याद रखोगे, 4 नाम। तो देखिए, एनिमल टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप, बस ये चारों प्रकार याद है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पहला इपिथीलियल टिश्यू, यानी कि इपिथीलियल, या इसको एडिपोज भी बोलते हैं, क्या, एडिपोज, एडिपोज या उपकला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपकला, उपकला टिश्यू ऊतक, ये याद रखना। तो पहला नाम है आपको याद रखना है उपकला टिश्यूज या ऊतक, ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है कनेक्टिव टिश्यूज, जिसको कि संयोजी ऊतक बोलते हैं। इनको डिटेल में भी पढ़ा रहा हूं, घबराइए मत, संयोजी ऊतक। तीसरा आपका आ जाता है मैस्कुलर टिश्यूज, यानी कि पेशीय ऊतक। चौथा आपका आ जाता है नर्वस टिश्यूज, यानी कि तंत्रिका ऊतक, ठीक है ना। 4 नाम कैसे याद रख पाओगे, ज्यादा आसान तरीके से बताता हूं, रुकिए। सबसे पहले पेशी ऊतक, जैसे हमारी ये मांसपेशियां वगैरह, हमारे शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां हैं, ठीक है ना। तो एक आपका हो गया पेशी ऊतक, पहला याद रख लोगे नाम। दूसरा आपका जो नाम याद रखना है, अब मांसपेशियां हो गई, अब उनके बीच में, जैसे हमारे शरीर में हो गया ऑक्सीजन हर एक पार्ट को कनेक्ट करने का भी काम करता है, तो कनेक्टिव टिश्यूज, दूसरा नाम याद रखोगे क्या, कनेक्टिव टिश्यूज हो गया। तीसरा दिमाग रहेगा तभी तो, दिमाग मतलब न्यूरॉन्स, तंत्रिका ऊतक, 3 ऊतक हो गए। चौथा, जब सब कुछ अंदर आ गया शरीर के, तो ऊपर से ढकने के लिए काम आ जाता है उपकला ऊतक, जिसको कि एडिपोज बोलते हैं या फिर एपिथीलियम बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। 4 नाम एक बार जरा याद करो, जंतु ऊतक के 4 नाम कौन कौन से होंगे। पेशी ऊतक, पेशी के बाद अंदर कनेक्शन करवाया, कनेक्टिंग ऊतक, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। उसके बाद क्या, दिमाग वाला आ गया, तंत्रिका ऊतक। उसके बाद सबको ढकने के लिए आपका आ गया उपकला ऊतक, या फिर आपका जिसको बोलते हो एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। नाम ज्यादा इंपॉर्टेंस है, नाम याद हो गया तो सब काम हो जाएगा। चलिए, अब मैं अब एक एक करके आपको इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखिए फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, ये सारे ऊतकों के ही फोटोस हैं, ये आप देख सकते हैं। चलो, पहले हम एडिपोज ऊतक के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सबसे बाहरी, जो स्किन, देखिए समझाओ थोड़ा सा। तो एडिपोज ऊतक जो होता है, जिसको उपकला ऊतक बोलते हैं, ये शरीर को रक्षा कवच बनाता है। जैसे हमारी ये स्किन जो है या फिर फैट्स वगैरह जो हैं, ठीक है ना, ये मजबूती इसी से देते हैं, इसके अंदर फैट्स पाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, इसको पढ़िए जरा आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको क्या नाम बताया, एपिथेलियल टिश्यूज या फिर एडिपोज या फिर आपको उपकला ऊतक बताया। देखिए, शरीर की सतह और आंतरिक अंगों को ढकने का काम करता है। तो हमारी शरीर की सतह या आंतरिक अंग का ढकने का काम कौन करता है, हमारी स्किन ही तो करती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, अब एपिथेलियम ऊतक के भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होता है, चपटे आकार की कोशिकाएं होती हैं जो रक्त वाहिकाओं और फेफड़ों के वायु कोशिकाओं की परत बनाती हैं। जैसे ना इस तरीके से, आपको फोटो यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे इस तरीके से होती हैं, चपटे आकार करके होती हैं, ठीक है ना। स्किन के अंदर 2-3 तरीके होते हैं, एक लंबवत होती हैं, एक स्तंभाकार होती हैं, एक चपटा होता है, तो इस तरीके से उनका होता है। तो इसके अंदर क्या होती हैं, जैसे जैसे देखिए क्या है कि चपटे आकार की कोशिकाएं होती हैं जो रक्त वाहिकाओं और फेफड़ों की वायु कोशिका, जैसे अब यहाँ से कनेक्ट कर करके फेफड़ों में जो नलियां वगैरह जाती हैं, उनको सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं। तो ये याद रखोगे आप, स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उपकला ऊतक हिंदी होती है इसकी। दूसरा आपका आ जाता है क्यूबाइडल एपिथेलियल। इसमें क्या होता है, ये क्यूब की तरह होती है, घनाकार कोशिकाएं होती हैं जो गुर्दे की नलिकाओं में पाई जाती हैं, ठीक है ना। गुर्दा होता है ना, उसके नलिका में ये पाई जाती है, किडनी के अंदर, ठीक है ना। तो ये समझ आ गया।
दो नाम, इसके वजह से अगर नाम भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखना जो उपकला ऊतक होता है वो स्किन और फैट्स वगैरह, जो फैट होता है इसके अंदर ही होता है, ठीक है ना, ये सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कालमनर एपिथेलियम इसका नाम होता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये किस में पाया जाता है, ये लंबवत कोशिकाएं होती है जो आंत की अंदरूनी परत में पाई जाती हैं। तो इसका से आप देखोगे फोटोग्राफ एनसीईआरटी में इस तरह से स्तंभकार बना हुआ है, तो ये फोटोग्राफ्स होते हैं, बस इतने नाम याद रख लो, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या बताया इसमें समझ लीजिए, जंतु ऊतक में 4 नाम बताए। पहला आपको उपकला पढ़ना है, यानी कि एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में। ये क्या काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं, इसके अलग अंदर अंदर अलग अलग काम है। एक कोई ब्लड नाड़ियों को सपोर्ट करता है, कोई वायु कोशिकाएं जो फेफड़े में जाती हैं उनको सपोर्ट देता है, कोई किडनी के अंदर को सपोर्ट देता है। तो मतलब कुल तरीके से ये सुरक्षा कवच का काम करते हैं, ठीक है ना। कौन से, एपिथेलियल ऊतक हो गया। अच्छा, जब हमने इसको पढ़ लिया, और इसी के अंदर फैट्स वगैरह भी होते हैं। आपको पता है कि फैट्स जो होती हैं ये फीमेल्स में फैट्स ज़्यादा होता है, और फैटी लोग क्या होते हैं, वजन में कम होते हैं, देखने में मोटा होते हैं। अगर आप कभी एज्यूम किए होंगे ना, अगर कोई गर्ल्स है वो मान लीजिए देखने में थोड़ी हेल्दी लग रही है, और वहीं कोई कम पतला भी लड़का रहेगा ना, आप दोनों का वेट करेंगे तो गर्ल्स जो अगर 55 किलो की होगी ना, तो वो लड़का देखने में उससे पतला होगा, लेकिन वो 60 किलो का होगा, क्योंकि जो फैट होता है वो कई तरीके से हमें सपोर्ट भी करता है। इसके अंदर है, एनसीईआरटी में है, तभी बता रहा हूँ, फैट के बारे में आपसे पूछता है, ठीक है ना। तो ये कैसे कैसे सपोर्ट करता है, एक तो ये ठंड लगने, टेम्परेचर मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। दूसरा क्या काम करता है, ये हमें चोट लगने से भी बचाता है, ठीक है ना। अगर आप सोचो कहीं गिर जाते हो और इसके बदल गिरते हो जहां पे मास ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो आपको चोट कम आती है, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपको जनरल पता रहनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो पहला टाइप हमने पढ़ लिया, एडिपोज यानी कि उपकला ऊतक के बारे में, जो स्किन वाला पार्ट था। अब दूसरा आ जाता है आपका कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है ना, संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, ऐसे शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऊतक जो किसी न किसी को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाने दौड़ाने का काम कौन करता है, आप कहोगे कि ब्लड काम करता है, तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। याद रखना, जो टिश्यू ब्लड है हमारा, रक्त है, वो एक तरह का संयोजी ऊतक है। दूसरा क्या होता है, लिगामेंट हो गया। जैसे लिगामेंट हो गया, हड्डियों से हड्डियों के बीच में जोड़ होता है ना, वो लिगामेंट होता है, ठीक है ना। टेंडन हो गया, टेंडन जैसे देखिए ये हड्डी के साथ मांस जुड़ा हुआ है ना, हमारा यहाँ हड्डी है, मांस से उसके चिपका हुआ है ना। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको समझ में आता है हड्डी के साथ मांस कैसे चिपका रहता है, तो वो टेंडन होता है, ठीक है ना। तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल होते हैं। ये क्या काम करते हैं, शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ता है और सहारा प्रदान करता है। बात समझ गए। चलिए अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से याद रहे। नीचे फोटोग्राफ्स लगे हैं तो ये देखते रहना, ये आप यहाँ लग जाओ, हाँ ठीक है ना। देखिए पहला तो सबसे संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाता है ब्लड, ठीक है ना। ये द्रव ऊतक जो ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट का परिवहन करने का काम करता है। हमारे शरीर के अंदर पूरा ऑक्सीजन दौड़ाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो ये ब्लड किस टाइप का ऊतक है, संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज है। दूसरा आपका बोन्स आ जाती हैं, अस्थियां। ये देखिए प्रोवाइड स्ट्रक्चर, हमारे शरीर को संरचना प्रदान करने का काम करती है। जो हड्डियां होती हैं ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यूज है। लेकिन ये याद रखना, आपसे पूछेगा तरल कनेक्टिव टिश्यूज कौन है, तो ब्लड होता है। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज कौन सी होती हैं, हड्डियां होती हैं। आपको पता है कि हड्डियां हमारी सॉलिड होती हैं, ठीक है ना। हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सॉलिड होती हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका आता है उपास्थि। अस्थि होता है, अस्थि मतलब हड्डी हो गई। एक होता है उपास्थि जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। अब कार्टिलेज क्या होती है, बहुत नरम हड्डी होती है। जो लोग नॉनवेज खाते होंगे ना, तो चिकन का जो आप सॉफ्ट वाली हड्डी खा जाते हो ना, वो कार्टिलेज होता है, ठीक है ना। ये कार्टिलेज क्या होता है, ये लचीलापन प्रदान करता है और जोड़ों में पाया जाता है। याद रखना, कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, जोड़ों के अंदर पाया जाता है, जो कि लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। तो कार्टिलेज के बारे में समझ गए। अब आप कहोगे कि सर अस्थि तो है वो कठोर होती है, लेकिन कार्टिलेज सॉफ्ट क्यों होती है, ठीक है ना। जैसे कार्टिलेज कहाँ, जैसे ये नोज है ना, इसको दबाओगे देखो इसकी हड्डी देखो मुड़ जा रही है। ये कान है ना, इसकी हड्डी देखो ये मुड़ जा रही है, जबकि बहुत पतली हड्डी होती है। ये ज्यादा सॉलिड नहीं होती है, तो ये लचीलापन इसके अंदर होता है, तो इसको बोलते हैं कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्टिलेज क्या काम, क्यों स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ना कैल्शियम का कार्बोनेट नहीं पाया जाता है।
और हड्डियों के अंदर दोनों चीजें पाई जाती है, कैल्शियम का फॉस्फेट भी पाया जाता है और कैल्शियम का कार्बोनेट भी पाया जाता है, इसलिए हड्डियां बहुत मजबूत हो जाती हैं। लेकिन जो ये होते हैं हमारे उप अस्थियां होती है यानी कि कार्टिलेज होते हैं, उनके अंदर कैल्शियम का केवल फॉस्फेट पाया जाता है, कार्बोनेट नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्या होती है, लचीली रह जाती हैं, ठीक है ना, नरम होती हैं। इतना समझ आ गया। तीसरा नाम आता है टेंडन्स। टेंडन्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, टेंडन्स क्या काम करता है, हड्डियों के साथ ये जो मांस चिपकी रहती है, जैसे हड्डी है, हड्डी से चिपकी हुई मांस, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन काम करता है। तो अभी तक मैंने ब्लड बताया, बोन्स बताए, टेंडन बताए और वो आपको कार्टिलेज बताए, सारा किसी न किसी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको जो रखा गया है कनेक्टिंग टिश्यू के अंदर रखा गया है। भूलोगे तो नहीं ना, याद रखोगे ना, ये कनेक्टिंग टिश्यूज के अंदर रहते हैं। ये किसके पार्ट है, कनेक्टिंग टिश्यूज के। तो देखिए मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ सकता है टेंडन। इतनी बात हो गया। अच्छा, अब देखिए लिगामेंट्स आ गया, ठीक है ना। लिगामेंट्स क्या काम करता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। जैसे देखिए ना, जैसे कहीं कहीं जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट वाला चैप्टर अगले दिन पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्या होते हैं, बीच बीच में लिगामेंट्स लगे होते हैं। दो हड्डियों के जोड़ के बीच क्या होता है, लिगामेंट होता है, ठीक है ना। और मांस से हड्डियों से मांस को जोड़ने वाले टेंडन हो गया, और हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाला लिगामेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। आप देखो ना, जब कभी ना बड़े अस्पताल में जाओगे ना, तो आपको बोलेगा, अगर आपका थोड़ा फ्रैक्चर हुआ रहेगा, गांव वगैरह में तो बोल देते हैं कि मोच आ गई है, टूट गया है, उसमें कहेगा ना कि आपके लिगामेंट में फ्रैक्चर आया है, लिगामेंट जो है ब्रेक हो गया है। तो लिगामेंट वही होता है, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाला। जो कहते नहीं है कि अरे उनका तो कलाई खिसक गई है, कोहनी खिसक गई है, तो वो लिगामेंट हट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे बने हुए हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज के उदाहरण है। आपको ब्लड का दिखा देगा, एडिपोज वसा वाला दिखा देगा, आपको बस एक बार देख लेना। वैसे इससे फिगर से आपको यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कनेक्टिंग टिश्यूज कैसे होते हैं। कनेक्टिंग टिश्यूज के एग्जांपल आपको याद हो गए होंगे, ब्लड, बोन, कार्टिलेज और टेंडन और ये लिगामेंट, ये सारे कनेक्टिंग टिश्यूज के उदाहरण है। तो हमने कनेक्टिंग पढ़ लिया, 4 नाम पढ़ने थे, 2 नाम हमने पढ़ लिए। अब तीसरा आपका आ जाता है मस्कुलर यानी कि पेशी ऊतक। तो देखिए हमें चलने फिरने में कौन मदद करता है, हमारी मांसपेशियां ही करती हैं। तो गति और चलने फिरने में सहायता करने का काम कौन करता है, मस्कुलर टिश्यूज करते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं। पेशी ऊतकों के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो स्केलेटन मस्कुलर्स आ जाता है, मतलब कंकाली पेशी आ जाता है, ठीक है ना। इच्छा अनुसार चलने वाली पेशी जो हड्डियों से जुड़ी रहती हैं, जैसे इच्छा मतलब ऐच्छिक क्रियाएं करने के लिए, जैसे मेरी इच्छा कर रही है मैं अपने हाथ को यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है, ये अपनी मेरी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें आती है मैस्कुलर टिश्यूज के अंदर आते हैं, जो इच्छा के अनुसार चलते हैं। अच्छा, एक आपका आता है स्मूथ मसल्स, मतलब पेशीज, मृदु पेशीज, ये अनैच्छिक क्रियाओं के लिए होते हैं, ठीक है ना। अनैच्छिक क्रिया में जैसे देखिए आंतरिक अंगों में पाई जाने वाली अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे आंतरिक अंग में ज़्यादा पाया जाता है। अनैच्छिक क्रियाओं में मतलब जैसे कई बार आंखों का फड़कना आप मान सकते हैं, अपने आप हो जाता है, कई बार हम नहीं भी चाहते लेकिन आंख अपने आप फड़क जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे अनैच्छिक क्रियाएं शरीर के अंदर होती है जिसपे हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारा हार्ट जो है अगर धड़क रहा है तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, कुछ को हम रोक लें, रोकोगे तो खलास हो जाओगे। तो ये कुछ अनैच्छिक होती है, कुछ ऐच्छिक होती है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, पेशीय ऊतक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए ये आपका कार्डियक मसल्स तो एक अलग ही होती है, हृदय पेशी तो अलग ही होती है, खैर ठीक है ना। ये होता है केवल हृदय में पाई जाती है, ये याद रखना। और अनैच्छिक के भी अंदर आता है। ये मैंने बताया ना, हृदय हमारी इच्छा से नहीं चलता है, हृदय अपनी इच्छा से चलता है, वो कंटिन्यूअस अपना धड़कता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होती है, अनैच्छिक क्रिया के अंदर आती है। लेकिन इत्तेफाक से ये याद रखना है, इसकी पेशी का नाम भी होता है कार्डियक मसल्स, ठीक है ना, याद रखोगे। चलिए, तो हमने आपको पेशी ऊतक भी बता दिया, ठीक है ना। पहला मैंने आपको बताया एडिपोज यानी कि एपिथेलियल, जो वसा और हमारे शरीर को रक्षा देते हैं, स्किन वाला हो गया। जंतु ऊतक में 4 पार्ट बताए थे ना, एडिपोज हो गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड वगैरह आ गए। तीसरा मैंने बताया पेशी ऊतक जिसमें आपकी ये सारी अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं वाली पेशियां आ गई, हृदय वाली पेशी आ गई। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है नर्वस वाला, ठीक है, यानी कि तंत्रिका ऊतक, ठीक है ना। ज़्यादा स्पीड तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, कमेंट करके बता दिया करो कि सर थोड़ा स्पीड चले थे, थोड़ा और स्लो करो तो मैं कर दूंगा। अदरवाइज आपके पास शायद कंट्रोल सिस्टम रहता है, आप 0.5 पे कर सकते हो या मतलब 0.75 इस पे भी जा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। तंत्रिका ऊतक होते हैं, याद रखना। ये देखिए, ये रहा
तंत्रिका ऊतक देखिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, या केंद्रक होता है, ठीक है ना। डेट्राइट होते हैं, ये तंत्रिका कक्ष होते हैं, ये न्यूरॉन से इसका मुख्य चीज होता है, ठीक है ना। अगर कंट्रोल सिस्टम या मेन पार्ट पूछा जाता है तंत्रिका ऊतक का तो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्या काम करते हैं, शरीर में संरचना मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मुझे ये उंगली आगे ऐसे करनी है तो ये दिमाग ने मेरा जो है कंट्रोल किया है, इसको दिमाग कह रहा है कि भाई हाथ को ऐसे घुमाओ तो ये चल रहा है, ठीक है ना। तो शरीर में संकेतों के संचार में सहायता करने का काम कौन करता है, तंत्रिका ऊतक करता है। और याद रखना तंत्रिका, मैंने कल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि तंत्रिका ऊतक के अंदर कोशिकाओं का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सर में चोट लगती है तो ठीक नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना। ये हो गया। तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई क्या है, देखिए न्यूरॉन्स है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंत्रिका इकाई की मतलब तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई क्या है, तो न्यूरॉन्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये काम क्या करते हैं, मैसेज सेंडिंग का काम करते हैं, शरीर को मोशन करवाने में, हाथ पैर को एडजस्ट कर रखने में काम करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमने जंतु ऊतक 4 तरीके के पढ़ लिए, प्लांट ऊतक भी पढ़ लिए। अब हम करेंगे एमसीक्यू सॉल्व, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत होगी दोनों पार्ट समझाने में, कुछ नहीं करना है, बस इनके नाम याद रख लेना। नाम याद है तो काम याद हो जाएंगे। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो काम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके नाम के अंदर ही है, ठीक है ना। तो अगर अब आप लोग रेडी हैं तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, रेडी हो जाओ बहुत जल्दी। सैटरडे को अपनी सैटरडे और संडे को लाइव क्लास होगी जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सारे जुड़ जाना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से पहला क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट करते हैं। बताइए, कह रहा है पौधों में पानी के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है। ये पहला ही क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा क्योंकि इससे आसान तो नहीं हो सकता। मैंने बताया था ना पानी फ्लो, नाम भी याद रखवाया था। क्या होता, फ्लोएम था क्या पानी के लिए, जाइलम था क्या, मृदु ऊतक थे, स्थूल कोण थे। ये होमवर्क रहेगा, पहले क्वेश्चन का आंसर होमवर्क रखवाऊंगा, ठीक है ना। अब दूसरे क्वेश्चन से मैं आंसर बता दूंगा, कोई नहीं। देखिए इसमें कह रहा है कौन सा स्थायी ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा और लचीलापन देता है। मैंने बताया पौधे लचीलेपन क्यों होते हैं, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा याद रख लेना, ठीक है ना। तो स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा होता है जो इनके अंदर लचीलापन देता है कि पौधे लचक सकते हैं। 2 काम हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा पादप ऊतक भोजन संग्रह का काम करता है। मैंने बताया था ना पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा कैसे छाल बनाता है, छाल में रंगीन छाल भी, मतलब हर एक छाल भी आती है जिसके अंदर भोजन स्टोर कर लेता है बना करके, तो ये आ जाता है पैरेनकाइमा, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे कह रहा है कौन सा विभाजन ऊतक तनों और जड़ों की मोटाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। बताइए, तने और मोटाई किस की वजह से बनते हैं, तो ये लेटरल, लेटरल मतलब ना चौड़ाई वाला, जो किनारे पे आया था लेटरल बताया था ना, पार्श्व, पार्श्व, तो याद रखना ये लेटरल आ जाता है, ठीक है ना। शीर्ष वाला क्या काम करता है, लंबाई बढ़ाता है, मोटाई नहीं बढ़ाता। अच्छा, यहां तक हो गया। अच्छा, डी ऑप्शन था वो। अब जंतु ऊतक से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जंतु ऊतक से ये रहा, आंसर खुद कीजिए पहले। कह रहा है कौन सा संयोजी यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। हड्डी के साथ मांस जुड़े हुए हैं, बताइए कौन सा होता है। क्या लिगामेंट होता है, लिगामेंट तो बोन टू बोन होता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन होता है जो आपको हड्डी के साथ मांस को चिपका करके रखता है, ठीक है ना। उपास्थिक कार्टिलेज तो बता दिया, नरम नरम हड्डियां होती हैं, रक्त अलग चीज हो गया, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं जंतु ऊतक का सेकंड क्वेश्चन। कह रहा आपसे कौन सा पेशी ऊतक आंतरिक अंगों की दीवारों में पाया जाता है और अनैक्षिक होता है। अनैक्षिक बताइए, अनैक्षिक मैंने कौन सा बताया था, मृदु पेशी, स्मूथ मस्कुलर पेशी ऊतक के अंदर मृदु वाले का नाम लिया था जो कि अनैक्षिक को क्रिया के अंदर आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, थर्ड वन। तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कौन सा एपिथीलियल यानी कि उपकला ऊतक, स्किन वाले की बात कर रहा है, ऊतक में रक्त वाहिनियों की परत में पाया जाता है। रक्त वाहिनियों की परत में पाया जाता है, ये स्क्वेमस पाया जाता है। मैंने बताया था ना वो फेफड़े की वायु कोशिकाएं जाती हैं, रक्त वाहिनियां जाती हैं, ये स्क्वेमस एपिथीलियम में जाती हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, एक दो कमेंट करके बता देना कि कैसा चल रहा है, क्योंकि 20-25 क्लास और बची है। आप ही लोगों जो मोटिवेशन कर रखते हो तो भी मैं धड़ाधड़ से करवा पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी ये सीरीज़ कंप्लीट कर ले 55 डेज़ की, फिर आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच की तरह मैथ बिल्कुल बेसिक से एक बार करवा देता हूँ, फिर बस प्रैक्टिस सेट चलवाएंगे जिस भी एग्जाम को आप कहोगे, ठीक है ना। तो एक बार सपोर्ट जरूर बना के रखना, कैसा लग रही वीडियो जरूर बताते चला करो, साथ में अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट्स दे करके। तो इसी साथ चौथे क्वेश्चन का आंसर भी बता दो। कह रहा है तंत्रिका ऊतक का मूल इकाई क्या होती है? चिल्ला चिल्ला के बताया कि न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना, मूल इकाई। चलिए नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ब्लड होता है। ब्लड हमारा जो होता है ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन है, हाँ अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनैक्षिक पेशी ऊतक, फिर से अनैक्षिक आ गया, अनैक्षिक वर्ड देखते ही स्मूथ मस्कुलर्स बता देना, मृदु पेशी का नाम ले लेना, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन हो गया और पता भी नहीं चला, पूरी लेक्चर कंप्लीट हो गया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स देख करके। और जो बच्चे नोट से इसका पीडीएफ की बात कर रहे हैं, मैं जल्दी से करवा दूंगा। अभी मेरा पूरा टारगेट है कि आपकी क्लास को पूरा कंप्लीट कराने के लिए, कि जल्दी से जल्दी ये सीरीज़ को मैं पूरा करवा दूं, ताकि आप लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाए कि अब सारी दुनिया के सामने ये भी कह सको कि हाँ हमने भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है। जो एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हो तो आपको बहुत सारे एग्जामों में सहायता करेगी, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को अब मैं यहीं तक रखूंगा और लाइक कमेंट जरूर करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।